आप नोटिस करोगे, अगर आप ब्रॉडली इसी कैटेगरी को आप लोग कि हमें कैपेक्स में क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं। आपको बॉयलर जरूरत होती है, आप देखोगे बॉयलर के 2 प्लेयर्स हैं इंडिया में, दोनों अभी तक मिड कैप बैठे हुए हैं। आपको किसी भी फैक्ट्री, कोई भी कमर्शियल सेटअप लगाने के लिए आपको बैकअप चाहिए। जो जेनसेट का लीडर है इंडिया में, वो अभी तक मिड कैप में बैठा हुआ है। आप कंस्ट्रक्शन स्पेस में जाओगे, नट बोल्ट बेयरिंग, हीट कंप्रेसर, एक्सचेंजर, कुछ भी आप सोचो जो एक फैक्ट्री या कैपेक्स के रिलेटेड होती है, क्योंकि 10-15 साल से इस स्पेस में काम नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो सारी कंपनीज छोटी होके या तो मिड कैप में है या स्मॉल कैप में है। आपके पोर्टफोलियो में डेंट ज्यादा होता है अगर मिड कैप इंडेक्स इज डाउन से 20% वर्सेस लार्ज कैप। लार्ज कैप अगर इंडेक्स डाउन है 10% और मान लीजिए आपने पोर्टफोलियो भी लार्ज कैप वाला बनाया है, तो आप करीब करीब उसी के आसपास रहोगे। लेकिन मिड कैप के केस में हो सकता है इंडेक्स डाउन है 10-15-20%, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो शायद बहुत ज्यादा डाउन हो। इफ एनीवन इज कमिंग इन अ कैटेगरी लाइक इक्विटी, आपके हाथ में सिर्फ टाइम है। टाइम होराइजन इज ओनली इन योर कंट्रोल कि आप पैसा 3 साल बाद निकालो, 5 साल बाद या 7 साल बाद, ठीक है। तो आपका जैसा टाइम होराइजन है, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, और उसी हिसाब से आप फंड सेलेक्ट करो। रिटर्न के हिसाब से फंड सेलेक्ट मत करो, आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से फंड सेलेक्ट करो। मिड कैप फंड्स, अरे मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है, मुझे बहुत डर लगता है मिड कैप इन्वेस्टिंग से। इफ यू आर समवन लाइक दिस जिसको मिड कैप फंड से बहुत ज्यादा डर लगता है, देन दिस इज एन एपिसोड फॉर यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूचुअल फंड की बात। एज ऑल ऑफ यू नो, म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर सतीश मिश्रा, जो टाटा म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हैं। He handles the Tata Mid Cap Growth Fund, Tata Hybrid Equity Fund and Tata Resources and Energy Fund. मिस्टर सतीश के पास 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है अक्रॉस रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट। टाटा एसेट मैनेजमेंट 2017 में ज्वाइन करने से पहले वो HDFC सिक्योरिटीज और पिंक रिसर्च एंड इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ भी काम कर चुके हैं। He has also received the #1 Stock Picker Energy Award by Starmine in 2017. मिस्टर सतीश जो है, उन्होंने IIT BHU वाराणसी से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, एंड ही ऑल्सो हैज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम तापमी इंस्टीट्यूट। Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात, and thank you so much again for joining us this week. You know, like I said कि Mutual Fund की बात में हम आपको आपके fund manager से मिलवाते हैं, and everyone who's managing your portfolio in the background, and you know, these are the people जो हमारे portfolio को manage करते हैं, लेकिन शायद हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। तो Mutual Fund की बात के through we get you to know your fund managers better. तो आज हमारे साथ for the very first time we have Mr. Satish Chandra Mishra, who's a fund manager with Tata Mutual Fund. And Satish ji, thank you so much अपना valuable time देने के लिए, and you know, for being with us on the show today. So thank you so much. We are honestly very excited to have you with us today. Thank you so much for having me in your show. Thank you Satish ji. So you know, guys, I know कि you know, हमने इतने सारे topics, इतने सारे themes cover किए हैं in the last 160 odd episodes that we've done for you guys, and you know, हर एपिसोड में हम कुछ एक नया पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा थीम है फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज़ मिड कैप फंड्स, एंड हम ये आपको बताने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं सतीश जी के साथ इन टर्म्स ऑफ मिड कैप फंड्स हमें वेल्थ क्रिएशन में कैसे हमारी मदद करते हैं। एंड यू नो, जो इन्वेस्टर्स डरते हैं मिड कैप फंड से, उनको क्या डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, एंड ऑल माई क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड दिस। सो आई डू होप ऑल ऑफ यू गेट टू लर्न अ लॉट। आई डू होप कि आप सबको बहुत कुछ समझ में आए मिड कैप फंड्स के बारे में, मिड कैप इन्वेस्टिंग के बारे में, एंड ऑफ कोर्स some you know, we have some other questions as well which you will get to know as we you know, progress through. So सबसे पहले हम of course मैं आपके लिए मिड कैप का डेफिनेशन कर देती हूँ। सो यू नो, वी हैव सो मेनी स्टॉक्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, दे आर द स्टॉक्स विच आर रैंक फ्रॉम 101 to 250। नाउ जब हम मिड कैप की बात करते हैं, सबसे पहले मेरा जो सवाल है सतीश जी के लिए वो यही है कि ऐसे समय में सतीश जी, जब यू नो, इतना कुछ चल रहा है हमारी दुनिया में, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, राइट, एंड एवरीथिंग एल्स, लोग डर रहे हैं एआई की वजह से कि क्या हमारी कल जॉब रहेगी, नहीं रहेगी, एंड एवरीथिंग। इन्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम सबको लगता है कि चलो इन्वेस्टमेंट से हम अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब ये बताइए कि जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं एट स्पेशल टाइम्स लाइक दीज, जब दुनिया में एटलीस्ट इतना केओस चल रहा है। करेक्ट। तो एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखिए, इसमें मुझे लगता है कि
रिस्क मिटिगेट आप किस तरह से करते हो? एक वन ऑफ द बेस्ट वे इज डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में आपको हमेशा, जैसे अभी की भी सिचुएशन आप लीजिए, आपने जैसे एआई को हाईलाइट किया, वहाँ पे एक चैलेंज दिख रहा है। दूसरा, अगर क्रूड प्राइस को आप देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वहाँ पे चैलेंज दिख रही है, एनर्जी प्राइसेस क्या रहेगी। तो इसमें एक हमेशा अप्रोच ये रहता है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। अब यहाँ पे जब मिड कैप कैटेगरी की आप बात कर रहे हो, एक ब्यूटी क्या है इस कैटेगरी में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी की बात करोगे तो वहाँ आप देखोगे वहाँ पे आपको 8 से 10 सेक्टर्स के एक्सपोजर मिलते हैं। जबकि आप अगर मिड कैप कैटेगरीज में आते हो तो आपके एक्सपोजर्स डिफरेंट सेक्टर्स में काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आप सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स जाओगे तो लगभग 18 से 20 सब सेक्टर्स के एक्सपोजर आपको मिल जाते हैं मिड कैप में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका किसी भी रिस्क के लिए जो आप एक्सपोज हो, वो एक्सपोजर काफ़ी कम हो जाता है। दैट इज़ वन। दूसरा, एक मुझे लगता है एक एडवांटेज क्या है कि जैसे आपने बताया मिड कैप वो कंपनीज हैं जो 101 से 250 हैं, मतलब वो अभी इतनी बड़ी नहीं हो पाई हैं कि लार्ज कैप बने। इसको एक दूसरा समझने का ढंग ये है कि अगर आपकी रेवेन्यू इतनी बड़ी नहीं हुई है, आपके बिजनेस इतनी बड़ी नहीं हुई है कि आप टॉप 100 में हो, तो बहुत सारे कंपनीज आपको मिड कैप कैटेगरी में ऐसे मिलेंगे जिनका अभी ग्लोबल एक्सपोजर काफ़ी कम है एंड दे आर मोस्टली फोकस्ड रिलेटेड टू डोमेस्टिक स्टोरी, जो कि शायद उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। तो इस तरह से मुझे लगता है कि डेफिनेटली मिड कैप इज़ ऑल्सो अ इंटरेस्टिंग कैटेगरी। बट अगेन जस्ट टू ऐड, मुझे लगता है मिड कैप को कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि अभी के सिचुएशन में कैसा है, क्योंकि वन इक्विटी फंड एंड देन मिड कैप, हमेशा वी शुड हैव अ स्लाइटली लॉन्गर होराइजन। वी शुड नेवर सी कि इस तरह के सिचुएशन में 3 से 6 महीने में कैसा दिख रहा है और समथिंग लाइक दैट। सो सतीश जी, ये बोला जाता है कि हमें लार्ज मिड कैप्स में ऐसे बहुत सारी कंपनीज और सेक्टर्स मिलते हैं जो शायद लार्ज कैप में उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, और इसीलिए मिड कैप बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी, क्योंकि लार्ज कैप्स आर डोमिनेटेड बाय, आई वुड से, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, दीज फंड, दीज स्टॉक्स। तो अब हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से वो इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं जिनका लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन वो मिड कैप्स का एक सब्सटैंशियल पोर्शन होल्ड करते हैं। देखिए, अगेन इसको एक समझने का बड़ा सिंपल सा ढंग है। नॉर्मली जो सेक्टर्स लार्ज कैप में पहुंचते हैं, समझिए कि वो सेक्टर्स काफ़ी समय से अच्छा कर रहे होंगे, उनकी बिजनेस बढ़ रही होगी और वो साइज बड़े हुए लार्ज कैप तक पहुंच गए। दूसरे सेक्टर्स, कई सेक्टर्स जो कि अभी भी छोटे हैं, तो उसमें 2-3 रीज़न हो सकता है। आप कह सकते हो कि मे बी मैक्रो सपोर्टिव नहीं था, या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, या बिजनेस खुद उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो मिड कैप को स्पेशल अट्रैक्शन क्यों मिलता है? क्योंकि अगर आप बिल्कुल मैक्रो तरीके से सोचिए, जैसे गवर्नमेंट से, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। ठीक है, गवर्नमेंट एस्पायर कर रही है कि हम $7 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, मतलब 7% से ग्रो करना है, नॉमिनल ग्रोथ 10-12% रखना है। तो डेफिनेटली यू नीड टू फोकस ऑन दो स्मॉलर सेक्टर्स जहाँ पे आपका मार्केट शेयर इतना बड़ा नहीं हुआ है एट अ ग्लोबल स्केल, बेसिकली जहाँ पे आप फर्दर अचीव कर सकते हो जी। ठीक है, तो एक तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इस तरह के सारे सेक्टर्स जो बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, नॉट फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट बट फ्रॉम अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, वो सब मिड कैप में पड़ते हैं। ठीक है, तो एक तो इनको मैक्रो सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होती है कि कोई साइकिल, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया में कैपेक्स फेज चल रहा है। ठीक है, आप हर जगह मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई, ये सब की बात सुन रहे हैं। पिछली कैपेक्स फेज 10-15 साल पहले हुई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर थीम बहुत समय से अगर मार्केट से बाहर रहे, तो जो भी कंपनीज उस थीम में पार्टिसिपेट करती हैं, वहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको बेटर बिजनेस नहीं मिलता है और इसलिए भी उनके साइज छोटे होते चले जाते हैं। हाँ। तो मिड कैप एज ए कैटेगरी, जैसे अभी आप कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कैपेक्स की बात चल रही है। ठीक है, हम देख रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में पीएलआई आ रही है। ठीक है, आप नोटिस करोगे, अगर आप ब्रॉडली इसी कैटेगरी को आप लो कि हमें कैपेक्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। आपको बॉयलर चार्ज ज़रूरत होती है, आप देखोगे बॉयलर के 2 प्लेयर्स हैं इंडिया में, दोनों अभी तक मिड कैप बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको किसी भी फैक्ट्री, कोई भी कमर्शियल सेटअप लगाने के लिए आपको बैकअप चाहिए। जो जेनसेट का लीडर है इंडिया में, वो अभी तक मिड कैप में बैठा हुआ है। आप कंस्ट्रक्शन स्पेस में जाओगे, नट बोल्ट बेयरिंग, हीट कंप्रेसर, एक्सचेंजर, कुछ भी आप सोचो जो एक फैक्ट्री या कैपेक्स के रिलेटेड होती है, क्योंकि 10-15 साल से इस स्पेस में काम नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो सारी कंपनीज छोटी होके या तो मिड कैप में है या स्मॉल कैप में है। ओके, ओके।
वंडरफुल. सो टेल मी समथिंग सतीश जी कि 2026 की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक मिड कैप जो है 2026 में इज इट अ बबल, इज इट अ बूम या इज इट एन अपॉर्चुनिटी? क्योंकि हमने ये देखा है कि मिड कैप फंड्स ने जो है बाकी इक्विटी फंड्स को काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया है. सो व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ, अगर एक इन्वेस्टर आज हमारी ये कॉन्वर्जेशन सुन रहा है विच इज़ इन द मिडल ऑफ द ईयर, राइट, वी आर सिटिंग इन जून, तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इस टाइम में मिड कैप एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए या फिर इज इट जस्ट अ बबल? देखिए, अगेन इन अ वेरी सिंपल टर्म, रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स. पहला कि आपको कैटेगरी किस तरह का अर्निंग ग्रोथ देती है, और दूसरा कैटेगरी किस तरह के वैल्यूएशन पे बैठी है. ये दो चीज़ डिसाइड करती है कि अभी आप फेयर वैल्यूएशन पे हो, फेयर सिचुएशन पे हो, या फिर बस्ट होने वाला है, बूम होने वाला है, वॉट एवर. ठीक है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू सिचुएशंस कि हम लोग कहाँ पे अर्निंग में हैं, कहाँ पे वैल्यूएशन में हैं. तो अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे थीम्स मिड कैप के अंदर ऐसे हैं जिनको मैक्रो सपोर्ट मिल रहा है. ठीक है, चाहे वो PLI रिलेटेड हो, कैपेक्स रिलेटेड हो, चाइना +1 की जो थीम है. ठीक है, और डिफरेंट 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 कैटेगरीज, जैसे अभी आप जो अपने फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है उसके अंदर जो ये कैपिटल मार्केट कैटेगरी जनरेट हुई, मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी भी मिड कैप में पड़े हुए हैं. तो आप देखोगे Yeah. बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, एट द सेम टाइम मैक्रो भी काफ़ी सपोर्टिव है. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो भी अर्निंग ग्रोथ आप लार्ज कैप के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे बेटर अर्निंग ग्रोथ आपको मिड कैप में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वो सारे सेक्टर्स हैं जिनको सपोर्ट मिल रहा है, मैक्रो सपोर्ट या सिचुएशन सपोर्ट मिल रही है. तो पहली बात ये बहुत क्लियर है कि यहाँ अर्निंग ग्रोथ बेटर रहने वाली है एज कंपेयर टू से लार्ज कैप. Okay. दूसरी बात आती है वैल्यूएशन पे. वैल्यूएशन पे अगर अभी आप सिचुएशन देखिए, तो मुझे लगता है कि हमेशा बेस्ट भी क्या होता है कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म एवरेज के साथ कंपेयर करना चाहिए. ठीक है, अगर अभी भी आप देखेंगे तो 30-32 टाइम पे चल रही होगी ट्रेलिंग बेसिस पे मिड कैप. ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से स्लाइटली हायर है. ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई चीज़ बहुत सस्ती अवेलेबल है, लेकिन आप कभी भी कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं देखा जाता है, उसे कंपेयर करके देखा जाता है. जैसे आज से 2 साल पहले मिड कैप कैटेगरी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थी. आपने उस समय जो भी इंटरव्यू किया होगा, मैक्सिमम इंटरव्यू इसी रिलेटेड हो रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा Valuation हैं. बहुत ज्यादा है. करेक्ट. True. लेकिन पिछले पिछले 2 साल में इस कैटेगरी ने अर्निंग ग्रोथ ठीक ठाक दिया और रिटर्न सिंगल डिजिट में दिया. तो एज ए रिजल्ट अभी वैल्यूएशन आपको लॉन्ग टर्म एवरेज से ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सिचुएशन लुक्स वेरी अलार्मिंग. तो मुझे लगता है कि अगर अर्निंग सपोर्ट है तो आप और वैल्यूएशन इज़ नॉट सो फेवरेबल कि आप किसी को बोलो सस्ता है, तो उस समय सिचुएशन ऐसी रहती है कि आप इन्वेस्ट करो, लेकिन अपना टाइम होराइजन लंबा रखो, क्योंकि आपको दिख रही है अर्निंग आ रही है, तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, बट यू मे बी डिसअपॉइंटेड इन अ 6 मंथ्स और 1 ईयर. तो अगर आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाते हो तो आप इसको कैप्चर कर पाओगे. ओके. सो ये बोला जाता है कि मिड कैप्स जो हैं ऐसी कंपनीज हैं जो जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल तो है ही, बट दे नॉट एज रिस्की एज द स्मॉल कैप्स, राइट? तो मिड कैप्स जो हैं बिल्कुल लार्ज और स्मॉल कैप के का बीच का बिल्कुल वो एक परफेक्ट बैलेंस होता है. सो टेल अस इन दैट कॉन्टेक्स्ट सतीश जी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर हम तीनों को कंसिडर करें, तीनों कैटेगरीज को कंसिडर करें, मिड कैप्स किस, लाइक वेयर विल यू पुट अ मिड कैप इन योर पोर्टफोलियो? क्या हमारे पोर्टफोलियो में तीनों होने चाहिए, तीनों कैटेगरीज, या हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ मिड कैप्स होने चाहिए बिकॉज दे गेट यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, या फिर मे बी अ डाइवर्सिफाइड फंड जिसमें आपको तीनों का एक्सपोजर मिलेगा? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सी, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि जैसे आपने मार्केट कैप पे अगर आप लो, आज के समय मिड कैप कंपनीज की जो मार्केट कैप रेंज करती है, दैट रेंज फ्रॉम से 35,000 करोड़ टू एज हाई एज 1 लाख करोड़. जी. ठीक है, तो आप 70-80-90 हज़ार करोड़ वाली कंपनी को आप मिड कैप बोल रहे हो. इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पज दे आर एज लार्ज कैप कंपनीज. लार्ज कैप्स. ठीक है. दूसरी, नॉर्मली जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में एक बहुत बड़ी रिस्क हाईलाइट की जाती है, वो होती है बैलेंस शीट रिस्क. नॉर्मली इनमें लेवरेज होता है, डेट होता है, क्योंकि इनके नेटवर्क बहुत बड़े नहीं होते हैं. एक इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि कोविड के बाद जो एक फेज़ आया था जिसमें सब लोग कैपिटल प्रोटेक्शन के मोड में जा रहे थे, सब ने अपने आप को डी लेवरेज किया. आज के समय अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे
तो बैलेंस शीट कंसर्न आपको ना मिड कैप में दिख रहा है ना स्मॉल कैप में दिख रहा है टू सम एक्सटेंट। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस तरह की कंपनी मिल रही है जो कि जैसे हमारे पोर्टफोलियो को अगर आप देखोगे, कोई मिड कैप पोर्टफोलियो है और जिसमें 30-35,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ की रेंज वाली कंपनी है, तो नॉर्मली पोर्टफोलियो का एवरेज मार्केट कैप विल बी से 50-60,000 करोड़। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी मिलती है। मुझे लगता है कि डिसीजन रादर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप से बेटर डिसीजन इस तरह से लेना चाहिए कि सामने वाले का रिस्क एपेटाइट कैसा है एंड टाइम होराइजन कैसा है। ठीक है, मुझे लगता है ये दो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई दीज टू फैक्टर्स से, अगर अभी आप बोलते हो कि कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल टेलिंग हिम कि आप मे बी एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ले लो एंड इट इज़ ऑल सेट। ठीक है, क्योंकि आपको अर्निंग विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है जी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अभी आप टेन्योर अपना छोटा बोलते हो, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली क्या होता है, ऐसी यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडिया इज स्टिल लेस देन 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी या ग्लोबल मार्केट साइज एंड एवरीथिंग। तो वी आर नॉट इम्यून टू ऑल द ग्लोबल वोलेटिलिटी। यूएस में अभी कुछ भी हो रहा है, एआई का एक हमने देख लिया, एनर्जी के लिए आवर डिपेंडेंस इज़ वेरी वेरी हाई। तो नॉर्मली क्या होता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी, इनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है when the things are not very normal, which is the current situation। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को जो डिसीजन लेना चाहिए वो दो फैक्टर पे लेना चाहिए। पहला कि उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। अगर आप मिड कैप के लिए आ रहे हो तो यू शुड बी रेडी टू लिव विद सम वोलेटिलिटी इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। एट द सेम टाइम अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वोलेटिलिटी को, इट डजेंट मैटर टू यू। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो एनर्जी क्राइसिस चल रही है, अगर आपका व्यू 5 साल या 10 साल का है तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ कि ये प्रॉब्लम 1 महीने चलती है, 3 महीने चलती है। Sure. Okay. So, सतीश जी, ये बोलते हैं कि जब मार्केट करेक्शन होता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप्स करेक्ट होते हैं, फिर मिड कैप्स, फिर लार्ज कैप्स, और जब मार्केट रिकवरी होता है तो सबसे पहले लार्ज कैप्स रिकवर करते हैं, फिर मिड कैप्स, फिर स्मॉल कैप्स, राइट? ऐसा क्यों है? आई मीन, आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि मिड कैप्स स्मॉल कैप्स के बाद क्यों करेक्ट होते हैं, और रिकवरी में भी स्मॉल कैप से पहले क्यों रिकवर होते हैं। सो गिव अस अ कॉन्टेक्स्ट ऑन दिस। या सो सी, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी। कई बार कैसी होती है कि जब आप मार्केट में डरे हुए हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, व्हेन यू आर स्केयर्ड कि अभी क्या होगा, मार्केट कितना गिर सकता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और उस तरह के केस में इफ़ यू आर कमिंग टू सेल, और मान लीजिए आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों हैं आपके पोर्टफोलियो में, और आपको डर लग रहा है कि नहीं, इट इज़ बेटर टू सिट ऑन कैश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो लार्ज कैप में आपको लिक्विडिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आप तुरंत बेचोगे, बिना इम्पैक्ट कॉस्ट के बेच दोगे। ठीक है, मिड कैप में भी जैसे मैंने बताया कि मिड कैप में आप साइज़ 30-35 हज़ार से 1 लाख तक हो गए हैं, तो मे बी हो सकता है कि अबव हाफ ऑफ द पोर्टफोलियो में देयर विल बी एब्सोल्युटली नो लिक्विडिटी प्रॉब्लम, लेकिन नीचे वाले में थोड़ी हो सकती है। स्मॉल कैप में सेम है, जैसे जैसे आपकी साइज घटते जाती है मार्केट कैप की, हो सकता है लिक्विडिटी इशू होती है, और कई बार इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए नियर टर्म में जो स्टॉक प्राइस रिएक्शन दिखाता है, दैट इज नॉट लेड ओनली बाय फंडामेंटल्स, फंडामेंटल प्लस लिक्विडिटी प्लस सेंटिमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स गेट्स एडेड टू, जिसमें स्मॉल कैप को सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। ओके, ठीक है, सो अब ये बताइए कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं रिलेटेड टू मिड कैप। इन योर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसा एक कौन सा बड़ा मिसकंसेप्शन है रिलेटेड टू मिड कैप्स जो आपने सुना है? देखिए एक सबसे तो मैंने कई बार सुना है, जैसे ही मार्केट थोड़ा ख़राब होने लग जाता है, ठीक है, सबको लगता है कि दिस इज़ द टाइम टू बी आउट ऑफ दिस कैटेगरी। जैसे मैं मिड कैप के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जी। मुझे लगता है कि अगेन वन नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें अगेन देयर आर 2 कैटेगरीज। पहले क्या है कि ये जो मिड कैप, स्मॉल कैप का आज का जो क्लासिफिकेशन है, आज से कुछ समय पहले क्लासिफिकेशंस वे आर वेरी डिफरेंट। उस समय ऐसे मार्केट कैप के बेसिस पे होते थे, करेक्ट, आई ठीक थिंक, है, नॉट रैंक बेस्ड। राइट। तो आज के समय जो मिड कैप कंपनीज हैं, दे आर क्वाइट लार्ज इन साइज। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि जब मार्केट खराब होने लगता है तो बेसिकली दैट इज द टाइम कि यू एवरेज योर मनी, यू एटलीस्ट डोंट डिसकंटिन्यू योर एसआईपी एंड ऑल। ठीक है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये मिड कैप वाला जो डर है,
ठीक है, कि अरे मिड कैप बहुत रिस्की होता है. Probably I think this misconception has to go because the size has changed. Now today's mid cap size is 30, 40, 50,000 crores, the minimum market cap. ठीक है, तो they are so strong to take care of all the volatility. Okay, I would say कि आज के जो मिड कैप्स हैं वो शायद 10 या 15 साल पहले लार्ज कैप्स जितने होते थे उससे भी बड़े हैं आज के टाइम में. Absolutely, absolutely. Yeah. And I think that was the reason why this whole definition change happened. And because पहले market cap के basis पे large, mid और small cap को define किया जाता था, but then I think we realized कि market cap तो बढ़े जा रहा है, तो इससे अच्छा rank based कर देते हैं. And that's how the whole, I think 2018 was when this was changed, if I'm not wrong. Yes. Okay. All right. So, you were talking about financialization. अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन की भी बात करें, वी लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी लुक एट डिजिटल अडॉप्शन, ये सब जो हैं मिड कैप यूनिवर्स में, लाइक यू आर सेइंग, बहुत बड़ी बड़ी थीम्स हैं, राइट? सो आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करिए कि अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो वो इन मिड कैप्स जो हैं इन थीम्स को लेके कैसे हमारे लिए रिटर्न्स जनरेट करते हैं, राइट? सो व्हेन वी लुक एट ऑल दीज थीम्स इन द मिड कैप स्पेस, हाउ डू वी जनरेट रिटर्न्स थ्रू दीज थीम्स इन मिड कैप्स? राइट. तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बैंकिंग स्पेस देखिए. बैंकिंग में नॉर्मली हम लोग क्या समझते थे कि बैंक्स मींस लेंडर्स. ठीक है, आप डिपॉजिट करते हो, वो आपको लोन देते हैं. दिस वाज द नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग. आज के समय क्या क्या नई नई चीज़ें इमर्ज हो रही हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन आया, तो पहले भी थी, अभी भी हैं. ठीक है, कि आप गोल्ड कोलैटरल दे के लोन ले रहे हो. अब आप देखो, दिस सेगमेंट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट. जो इस सेगमेंट की कंपनीज हैं वो या तो मिड कैप में बैठी हुई हैं या स्मॉल कैप में बैठी हुई हैं. आज से 10-15 साल पहले जब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था लोगों को, तो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की लगता था. इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स शेयर मार्केट को जुआ से कंपेयर करते थे. ठीक है, आज के समय नॉलेज के बाद, ठीक है, आज के समय नॉलेज के बाद लोगों को लग रहा है कि दिस इज़ अ टूल टू क्रिएट वेल्थ. और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे आप अगर 6-7% की ग्रोथ आप एस्पायर करते हो, मतलब है कि आप हाई इन्फ्लेशन के साथ जीने वाले हो. हाई ग्रोथ के साथ यू हैव टू लिव विथ हाई इन्फ्लेशन. अब यू टेल मी विच आर द कैटेगरीज जो 5-6% के इन्फ्लेशन को बीट कर पाए अदर दैन इक्विटी मार्केट. ठीक है, तो आज के समय डेफिनेटली, अब अगर आप इस इक्विटी मार्केट को एज अ थीम लीजिए, तो अगेन मोस्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट कंपनीज जो आज के समय इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी हैं, दे आर पार्ट ऑफ मिड कैप और मे बी 1-2 विल बी इन लार्ज कैप, स्मॉल कैप. तो इस तरह से डिफरेंट पॉकेट्स के जो ये नए नए सब सेगमेंट्स निकले. सिमिलरली जैसे पहले हम लोग जब बात करते थे सिंपल कंस्ट्रक्शन या कैपिटल गुड्स, जो भी पूरा कैपेक्स थीम होता था, तो उसमें बहुत नॉर्मल होती थी. जैसे पावर में बात करते थे तो लार्ज कोल बेस्ड कन्वेंशनल जनरेशन, ट्रांसमिशन, ये सब बात होती थी. आज के समय आप देखिए जो सोलर की पूरी एक थीम आ गई. ठीक है, एनर्जी के अंदर ही रिन्यूएबल्स में now you have all these solar related companies, all the cell manufacturers, they are getting into जो इंगट में कैपेक्स हो रहा है, वेफर में कैपेक्स हो रहा है. आप ये पूरा वैल्यू चेन देखेंगे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर स्टिल पार्ट ऑफ मिड कैप स्पेस. ओके, ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ कि जो जो नए नए सब सेक्टर्स निकलते गए फ्रॉम अ बिगर सेक्टर, वो सारे मोस्टली कंपनीज मिड कैप के पार्ट रहे हैं. इसीलिए आपको यहाँ पे ग्रोथ भी बेटर मिलता है. जैसे अभी आप मुझसे पूछिए कि एनर्जी में ग्रोथ क्या रहेगा, मान लीजिए मैं नंबर देता हूँ X, आप उसके बाद सोलर में क्या ग्रोथ रहेगा, दैट विल बी स्लाइटली मोर देन X. ठीक है, क्योंकि एक नया सेगमेंट हुआ है. सिमिलरली पूरे आप BFSI का ग्रोथ बोलोगे, मान लीजिए Y, अब आप कैपिटल मार्केट का ग्रोथ बोलोगे, दैट विल बी Y प्लस समथिंग, क्योंकि ये एक नया सब सेगमेंट निकला है. तो इस तरह से बहुत सारे कैटेगरीज, जितना भी आपने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लोग बात करते थे कंजम्पशन की, अब हम लोग बात करते हैं प्रीमियम कंजम्पशन की. ठीक है, तो प्रीमियम कंजम्पशन अगेन अभी भी आप एज सिंपल एज AC को भी आप ले लो, बहुत सारे आपको मेन कंपनीज अभी भी मिड कैप में मिलेगी. क्योंकि तेल साबुन कंज्यूम हो गया, पेनिट्रेशन हो गई, वो सारी कंपनीज लार्ज कैप बन गए. ठीक है, लेकिन जो अभी नया प्रीमियम कंजम्पशन चालू हुआ है उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी भी मिड कैप में हैं, जो धीरे धीरे बढ़ना चाह रही हैं. वहाँ पे ग्रोथ विल बी बेटर दैन तेल साबुन का ग्रोथ. तो इस तरह से बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिलते हैं जो कि इमर्ज हो रहे हैं फ्रॉम दैट लार्जर कैटेगरी, एंड देयर साइज इज स्मॉल, इसीलिए ग्रोथ इज बेटर. ओके,
तो सतीश जी फिर ये बताइए, जब व्हेन वी अंडरस्टैंड कि मिड कैप एक्चुअली एक अमेजिंग सेक्टर है, सेगमेंट है ऑफ द मार्केट, क्योंकि इसमें आपको यू गेट द बेस्ट ऑफ लॉट ऑफ सेक्टर्स, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी अपकमिंग इंडस्ट्रीज हैं, मार्केट कैप, हम कंपनीज का मार्केट कैप देखें इसे 35,000 to 1 लाख करोड़ तक जाता है। फिर भी अगर हम मान लीजिए एज एन इन्वेस्टर 20% करेक्शन अपने मिड कैप फंड में देख लें, तो हमें ज़्यादा टेंशन होती है कंपेयर टू सेम करेक्शन इन लार्ज कैप। तो अगर 20% हम लार्ज कैप में देखें ना, लाइक ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन मिड कैप में अगर हम वो करेक्शन देखते हैं ना, तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। ऐसा क्यों है? सो गिव अस द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। नहीं नहीं, तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा दूसरी तरीके से मैं आपके क्वेश्चन को रखता हूँ। जब इंडेक्स में करेक्शन होता है, ठीक है, नॉर्मली मैंने जो मोस्टली एक क्वेश्चन सुना है इन्वेस्टर से, तो वो कैसा क्वेश्चन सुनता हूँ मैं, कि आपके पोर्टफोलियो में डेंट ज़्यादा होता है अगर मिड हाँ, कैप इंडेक्स इज डाउन से 20% हाँ, वर्सेस लार्ज कैप अगर इंडेक्स डाउन है 10%, और मान लीजिए आपने पोर्टफोलियो भी लार्ज कैप वाला बनाया है, तो आप करीब करीब उसी के आसपास रहोगे। लेकिन राइट, मिड कैप के केस में हो सकता है इंडेक्स डाउन है 10, 15, 20%, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो शायद बहुत ज़्यादा डाउन हो। ठीक है, ओके, मुझे लगता है कि इसमें ये चीज़ समझनी चाहिए, कहीं पे भी आप अगर हायर रिस्क की बात, हायर रिटर्न की बात कर रहे हो, तो उसमें हाई रिस्क इज ऑलवेज इनबिल्ट। ठीक है, अगर अभी हम लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि मिड कैप कैन गिव यू बेटर रिटर्न देन लार्ज कैप से ऑन अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि मिड कैप हैज़ हायर रिस्क एसोसिएटेड विथ इट। राइट, ठीक है, हायर रिस्क एसोसिएटेड में क्या होता है कि जब भी कोई सिचुएशन टफ आती है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग थ्रू अ टफ सिचुएशन, अभी एनर्जी क्राइसिस थोड़ा और बढ़ जाए, ठीक है, तो अगर कभी भी आप जब भी आपको लगता है कि नहीं द सिचुएशन इज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव, रिस्क काफ़ी बढ़ रहा है, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में रिस्क प्रीमियम काफ़ी बढ़ाने लग जाते हो। ठीक है, दैट इज़ वन। सेकंड, जो सेफ मनी होता है, सेफ मनी नॉर्मली इस तरह के एनवायरनमेंट में दे गो फॉर लार्ज कैप, तो अगेन बायर्स कम हो जाते हैं इस कैटेगरी में, सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि और दूसरा क्या होता है कि कई बार जब कोई कैटेगरी अच्छी करने लग जाती है, ठीक है, तो लोग म्यूचुअल फंड में तो फिर भी आई थिंक वी मैनेज द रिस्क, क्योंकि नॉर्मली हम लोग वैसी ही कंपनी लेते हैं जो कि फंडामेंटली यू कैन जस्टिफाई द वैल्यूएशन टू सम एक्सटेंट। राइट, ठीक है, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक हो, जहाँ पे आपको डिफरेंट बिजनेस पैरामीटर्स लग रहे हो। लेकिन इंडेक्स के केस में क्या होता है कि आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो सिर्फ थीम पे चल रही है, देयर आर नो सपोर्टिव फंडामेंटल्स टू इट, तो उस समय केस में वो सारे स्टॉक्स बहुत गिरते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है वर्सेस खुद स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप देखोगे म्यूचुअल फंड विल फॉल लेस एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो। portfolio, of course, Yeah. yeah. Okay, okay. So, just my last question around mid cap. फिर मेरे पास आपके, I have some other general questions, लेकिन last question कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो मिड कैप्स में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे, एंड आप उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मिड कैप एक्चुअली, अगर हम इक्विटी कैटेगरीज देखें, तो मे बी मिड कैप इज़ अ वेरी गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन, तो आप कैसे कन्विंस करोगे? सो गिव मी, मे बी एक्सप्लेन थ्रू डेटा पॉइंट्स या फिर एग्जाम्पल्स, बट ऐसे इन्वेस्टर्स जो अभी डरे हुए हैं मिड कैप से, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? नहीं तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि इसमें अगेन लेट्स गो बाय बेसिक। ठीक है, 3-4 पैरामीटर्स ब्रॉडली होते हैं। ठीक है, पहला है कि उनके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे आप बहुत छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप 101 से लेके 250 की रैंक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। इवन जो आपकी 250th कंपनी है वो भी 30-35 हज़ार करोड़ के रेंज में है, तो दे हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। हाँ, ठीक है, कोई True. कंपनी 2-3 हज़ार से उसको 30-35 हज़ार बनने का मतलब है कि उसने काफ़ी साइकिल्स देखे हैं। ठीक है, काफ़ी वोलेटिलिटी विथस्टैंड किया है अपनी कैटेगरी में, वो काफ़ी आगे रहा होगा, तब जाके वो स्मॉल कैप से मिड कैप बना है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आप वैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है इन द पास्ट, Right. कैटेगरी पर से। सेकंड, एज आई सेड कि इवन एट अ कंट्री लेवल अगर आप 10-12% नॉमिनल ग्रोथ की बात कर रहे हो,
ठीक है, तो दिस इज़ वन कैटेगरी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पोटेंशियल है कि अर्निंग ग्रोथ कैन बी मोर देन कंट्री नॉमिनल ग्रोथ रेट। राइट। ठीक है, ओके। और ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, इट इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड टू वेरी फ्यू सेक्टर्स। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आप सब सेक्टर्स के हिसाब से जाओगे तो आपको 18-20 सब सेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हो, बट डेफिनेटली अगर ये दो पॉजिटिव चीज़ है तो वो आपको सस्ती नहीं मिलेगी, एंड दैट इज़ द सेम केस विथ मिड कैप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं बना है, फिर भी अभी भी ये महंगी है। आपने अगर आप 5 साल इनके एवरेज से देखो या लार्ज कैप से कंपेयर करो, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड कैटेगरी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी का होराइजन 3 साल 5 साल से कम है, देन दिस इज़ नॉट द परफेक्ट कैटेगरी फॉर देम। बट अगर किसी का टाइम होराइजन 3 साल 5 साल या उससे लंबा है, तो डेफिनेटली जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी भी अगर आप कैटेगरी देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में मिड कैप ने मे बी सिंगल डिजिट रिटर्न दिया होगा, बट अभी भी इफ़ यू गो टू अ लॉन्ग टेन्योर, आप 3 years 5 years 7 years 10 years, probably I believe in all the time frame return will be 15% plus. Yeah. So this is a category where you invest if your time horizon is say 3 4 5 years plus, then it will not Yeah. disappoint you. Yeah, yeah. You know, I'm personally a big fan of mid cap funds myself, and I think मेरे भी portfolio का एक reasonable percentage mid caps में जाता है. Flexi cap is another category that I like a lot. लेकिन mid cap भी, you know, like for my kids जो पैसा मैं invest करती हूँ, जिसका time horizon 18 साल है, like Right. I started investing when they were born, तो वो मेरा पूरा mid और small cap में जाता है, because I'm like इतना Yeah, लंबा time period है, so I think it's fair. Right, so correct. but I do believe that it's a very good category अगर आपका time period long term है, well, as Right. you rightly said, yeah. Okay, so now let's moving on, थोड़ा tangent change करते हैं, थोड़ा gold ETFs के बारे में बात करते हैं, because amazing returns. I don't think gold के बारे में हम जितना भी बात करें वो कम है। आज के टाइम में एक बहुत you know बड़ा investment माना जा रहा है, people love it at this point because of the returns that we've got. लेकिन अभी जो है बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट्स जो हैं सेबी ने गोल्ड ईटीएफ्स में रोक दिए हैं बिकॉज ऑफ द रुपी कंसर्न्स। तो आप ये बताइए सतीश जी कि इसका इम्पैक्ट गोल्ड ईटीएफ्स की परफॉर्मेंस पे क्या हो सकता है? सो डू यू थिंक, क्योंकि अब लार्ज इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड ईटीएफ्स में नहीं आएंगे, सो डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट गोल्ड ईटीएफ्स पे होगा या फिर नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? So I have very limited understanding on this gold. ठीक है, बट स्टिल विथ माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, इंडिया में जो ईटीएफ होते हैं ये ग्लोबल गोल्ड प्राइस को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट टू जो भी आप ड्यूटीज़ लगाते हैं, जैसे अभी इंपोर्ट ड्यूटी Right. बढ़ाया या घटाया। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का डिमांड सप्लाई हैज़ एनी रोल टू प्ले इन द ग्लोबल प्राइस। ओके। ठीक है, तो बारिंग ओनली रिमूविंग द वेरिएशन बिकॉज ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है या कम करती है, अगर उसको आप Right. हटा दीजिए तो बाकी हमारे जो ईटीएफ्स हैं वो पूरा पूरा ग्लोबल प्राइस को फॉलो करते हैं। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स आएँ या ना आएँ, इससे बहुत ज़्यादा ईटीएफ के परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। ईटीएफ का परफॉर्मेंस इज़ कम्प्लीटली ड्रिवन बाय द ग्लोबल गोल्ड प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने नोटिस किया होगा इन द लास्ट 2-3 मंथ्स gold price has really corrected in the global market, and Yeah. so is the ETF. So it has very limited, बहुत थोड़ा सा फैक्टर होता है सिर्फ टैक्स का, अदरवाइज ये बिल्कुल फॉलो करते हैं ग्लोबल प्राइसेस को। Okay. So now let's understand one simple thing. Let's say I'll give you a small scenario. आप ये बताइए कि एक इन्वेस्टर को कैसे डील करना चाहिए. So let's say एक इंडिविजुअल है who जिसने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट करना इन्वेस्ट नहीं किया है, so zero investments, and let's say in equity funds, let's say zero investments in equities till the age of 40, right? अब ये इंसान 40 साल का है, कोई equity में investments नहीं है, and now suddenly he or she realizes कि you know मुझे invest करना चाहिए because now you're looking at a corpus for your retirement and all the other financial goals. Let's say retirement के लिए ही, तो आपको क्या लगता है कि इस एज में अगर हमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए? अब द लॉजिक इज कम समय है कंपेयर टू समवन जिसने शायद अपने 20s में इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा, तो इस टाइम में समवन इज स्टार्टिंग द इन्वेस्टमेंट्स, उनको उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? तो देखिए, पहले तो मान के चलते हैं कि अगर 40 का एज है, ठीक है, तो आपके पास से 15 से 20 साल का
पीरियड है जब आप जॉब करोगे, Yeah. जब आपकी अर्निंग रहेगी, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। Yeah. तो लेट्स टेक 15 to 20 ईयर्स एज अ पीरियड, ठीक है। सेकंड, आप जो अभी लगा रहे हो, जैसे मैंने बताया कि कैश कमिटमेंट इज समथिंग जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। कि कैश कमिटमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको कब कैश की ज़रूरत है। अगर आप 40 के एज में हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है, मतलब डोंट गो बाई कि यू हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ 15 ईयर्स, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका बच्चे को 5 साल बाद ही एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, किसी इन्वेस्टर को हो सकता है 10 साल बाद वो पैसे की ज़रूरत पड़े। तो बेस्ड ऑन आपकी कैश कमिटमेंट कब कब हैं, जब आपको मेजर पैसा चाहिए होगा, पहले तो आप उसको हाईलाइट करो और उसमें आप 2-3 बकेट बनाओ। पहला बकेट बनाओ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी कैश कमिटमेंट अगले 5 साल में आने वाला है, ठीक है, तो वो एक बकेट आप रखो। सेकंड बकेट आप रखो जिसमें कि आप एकदम श्योर हो कि अगले 10 साल के लिए ये पैसा 10 ईयर्स एंड प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल द एग्जांपल यू गिव, ठीक है, वेयर यू आर वेरी श्योर कि अगले 10 साल तक यू आर नॉट गोइंग टू टच दैट मनी, ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है कि जो पहला कैटेगरी रहेगा जिसमें कि आपको अगले 5 साल में ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पे आप हाइब्रिड रूट से जाओ फॉर दैट मनी, ठीक है। लेकिन ऑल दोज पोर्टफोलियो जहाँ पे आप 10-15 साल के लिए श्योर हो कि आपको बिल्ड करना है, वहाँ पे स्टार्ट आप करो विथ प्योर इक्विटी फंड, प्रॉब्ली फ्लेक्सी, मल्टी, मिड कैप, इस तरह के ब्लेंड के साथ आप चल सकते हो। क्योंकि आई बिलीव अगर इन्वेस्टर 40 साल के एज तक नहीं गुजरा है, ठीक है, तो उसका रिस्क एपेटाइट विल बी स्लाइटली लोअर। तो ऐसे इन्वेस्टर को अगर आप सीधे बोलो मिड कैप स्मॉल कैप में आओ, तो इट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल, ठीक है, क्योंकि यू आर एक्सपोजिंग हिम टू द वोलेटिलिटी। तो वहाँ पे आप उसको फ्लेक्सी, मल्टी, मिड, इस टाइप के ब्लेंड के साथ, लेकिन 100% इक्विटी, क्योंकि अभी वी नो कि ही हैज़ ए होराइजन ऑफ 10 ईयर प्लस, 10-15 साल तो हैं। हाँ, करेक्ट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से फर्दर डिले ना करें। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक देता हूँ, अगर आप एक नॉर्मल SIP स्टार्ट करोगे अभी, ठीक है, इफ़ आई रिमेंबर द डेटा करेक्टली, अगर आप नॉर्मल SIP स्टार्ट कर रहे हो 20 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 15 ईयर्स में आप जितना प्रॉफिट बनाते हो नॉर्मली उतना ही या उससे ज़्यादा आप लास्ट के 4-5 साल में बनाते लास्ट के हो, 5 साल में, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। तो पॉइंट है कि 40 साल गुजर गई कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ से फर्दर 4 साल मत लो टू टेक द डिसीजन, स्टार्ट इमीडिएटली। अगर अभी डर लग रहा है तो स्टार्ट विथ से हाइब्रिड कैटेगरी और लार्ज कैप और फ्लेक्सी, एंड जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आए एट द सेम टाइम जो भी एडवाइज़र आपके हो, बट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिकॉज पॉइंट इज यही एक कैटेगरी है जो आपको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीट करके दे सकता है। राइट, ओके, सो आई थिंक दैट्स अ प्रीटी नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। शॉर्ट टर्म के लिए हाइब्रिड्स, आई एम गेसिंग अग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, एंड 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए स्टार्ट विद लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप्स, और अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तब मिड एंड स्मॉल कैप्स में आप ग्रेजुएट कर सकते हैं। करेक्ट। Okay. Also, let's look at it from a younger investor's perspective. The new trend is कि मुझे बहुत जल्दी retire होना है, right? And when I say retirement, of course, financial freedom. And you know, a lot of Gen Zs are saying कि मुझे 45 की एज तक retirement चाहिए. You know, I have my brother who's 36 right now, and उसको 40 की एज में retire होना है. So another 4 years he wants to retire, and he's like very clear about it. So ऐसा हम क्या कर सकते हैं to rapidly scale up this process, right? तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, मे बी फ्रॉम अ यंगर एज, जिससे कि वो ये एक्चुअल पोर्टफोलियो बना पाए, राइट? एंड आई एम गेसिंग यू वुड गो मोर अग्रेसिव अगर आपको इतना जल्दी रिटायर होना है। एंड ऑल्सो थर्ड, जस्ट टेल अस कि डेंजर क्या हो सकता है, लाइक इसमें ऐसा क्या खतरा हो सकता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डिसीजंस ले लें जो आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिवली इम्पैक्ट करें, या व्हाट कुड बी सम ऑफ द पिटफॉल्स अगर आप ये सोच रहे हैं तो? देखिए, तो अगेन आपके 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो वेल्थ जनरेट होता है। पहला है कि आपका कॉर्पस क्या है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ फर्स्ट वेरिएबल। सेकेंड वेरिएबल इज़ कि किस तरह का रिटर्न जनरेट करता है आपका पोर्टफोलियो, राइट। एंड थर्ड वेरिएबल इज़ कि कितने टाइम फ्रेम के लिए आप उसको इन्वेस्ट करते हो। लेट्स गो वन बाय वन, ठीक है। जो हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर। जैसे अभी हमने बात किया कि लास्ट के 4-5 साल में आप बना लोगे जो शुरू के 15 साल में आपने बनाया था। तो फर्स्ट तो वेरी क्लियर है
कि आपको अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी में योर ईयर्स हैव टू बी एज हाई एज पॉसिबल। तो अगर आपका एस्पिरेशन है 45 में आपको रिटायर होना है, तो आप कोशिश करो 25 के एज से रियल Start इन्वेस्टिंग करो चालू invest करो। ठीक है, तो आपको क्योंकि देयर इज़ नो कॉम्पनसेट टू दैट ईयर फैक्टर। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको तभी मिलेगी, दैट इज़ वन। सेकंड, जैसे मैंने बताया कि दूसरा है कि आपका कॉर्पस आप क्या रखोगे और आप रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करते हो। अगेन रिटर्न इज़ अ फंक्शन ऑफ रिस्क जो कि साथ में एसोसिएट होके आती है। अगर अभी आप बोलो कि मिड कैप, स्मॉल कैप या जो डिफरेंट थीमेटिक फंड्स हैं, वो हो सकता है एक छोटे पीरियड में आपको 25, 30, 40% का रिटर्न दे दें। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलो कि वो रिटर्न सस्टेनेबल है, तो आंसर इज़ नो। जैसा हमने कई देखा है कि कई फंड्स में देखा है, कई कैटेगरीज में देखे हैं कि 1-2 साल का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद 1-2 साल का रिटर्न अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो आपका रिटर्न के पीछे जाना है उसमें यू नीड टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? मोस्टली आप देखोगे जो भी कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज जिस तरह का अर्निंग ग्रोथ देती हैं ऑन अ लॉन्ग पीरियड, उसी के आसपास उसकी रिटर्न रहती है। तो यहाँ बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में आप ये मिस्टेक मत करो कि आप बहुत ज़्यादा पैसा किसी एक थीम में लगा दो या किसी एक ऐसी कैटेगरी में लगा दो। पॉइंट है कि यहाँ पे आपका, अगर आप रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके चक्कर में रिस्क बहुत ज़्यादा मत लो। मतलब डाइवर्सिफाई रखो, माई पॉइंट इज़ दैट डाइवर्सिफाई रखो। यू कैन बी प्योर 100% इक्विटी बिकॉज यू वॉन्ट टू रिटायर अर्ली। ठीक है, तो डेफिनेटली हाइब्रिड और ये सब आपके लिए नहीं है, बट आप ऐसा मत करो। एंड डेफिनेटली लार्ज कैप इज आउट फॉर यू, बट you be in multi cap, you be in mid cap and some portion in say all the thematic। तो एटलीस्ट इन तीन में अपने आप को डाइवर्सिफाई करो। एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको कॉर्पस जितना आप मैक्सिमम कर सको। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जो आप पैसा लगाओगे उसी पे रिटर्न बनना है। ठीक है जी। इसमें मुझे लगता है कि दो, SIP से शायद काम ना करें, यू मे वांट टू बिल्कुल डू लंप सम इन्वेस्टिंग एज वेल। या राइट, इसमें मुझे लगता है एक दो चैलेंजेस हो सकते हैं। पहला ये चैलेंज हो सकता है कि देयर हैज़ बीन मेनी टाइम फ्रेम्स। जैसे हमने पास्ट में भी देखा है कि 4, 5, 6 साल के ऐसे पीरियड आते हैं जबकि आपका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं होता है। तो देयर कैन बी फेजेस लाइक दिस। अच्छा। तो आपको बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि आपको वो ईयर्स तो चाहिए ही। देयर मे बी फेजेस ऑफ, अगर आपका 15-20 साल का होराइजन है, तो आप मान के चलो उसमें 1-5 साल तो पीरियड ऐसा रहेगा देयर विल बी नो रिटर्न। ठीक है, तो यू शुड कॉम्पनसेट फॉर दैट। और दूसरा मुझे एक और लगता है कि सारे मजा फ्यूचर में करने के लिए प्रेजेंट मजे को क्यों ख़त्म करना। तो रादर रिटायरिंग एट 45 you extend it to 50 and enjoy present also and future also। Yep, I agree। I mean, I also think कि जब आप यंग हैं एंड यू वांट टू रिटायर अर्ली, तो एक और चीज़ करनी चाहिए, पैसे बचाने के साथ साथ अपने हेल्थ पे भी फोकस करिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पैसा बचा है वो फिर आप यू आर यूजिंग इट अप टू make up for all the health challenges you have। So I think you want to retire early, focus on health as well। Correct। Okay, now let's talk a little bit about Tata Mid Cap Fund, because I do think कि you are of course आप Tata Mid Cap Fund को manage करते हैं। ये बताइए सतीश जी कि ऐसा क्या हुआ है इस फंड में that we've seen such an amazing turnaround। तो परफॉर्मेंस में टर्नअराउंड किस वजह से आया है in the Tata Mid Cap Fund? Please tell us। Yeah, so basically what we have tried with this, so this fund I am managing for now pretty long time। इसमें हमने 3-4 चीज़ें किया है। पहला तो एज आई टोल्ड यू दैट बहुत सारे थीम्स हैं जहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मैक्रो सपोर्ट है, गवर्नमेंट टेलविंड्स हैं। तो पहला ये इंटेंट है कि आप उस तरह के थीम से बाहर मत रहो। इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो कि किस सेक्टर को कब बेनिफिट आएगा। बट अगर आपका होराइजन रहता है कि 3 साल का, जैसे आप होराइजन लेके चलते हो, तो यू आर वेरी श्योर कि अगले 3 साल में ये कैटेगरी बेनिफिट करने वाली है बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस है या डिमांड सप्लाई गैप है। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मोस्ट ऑफ दीज थीम्स। ओके, कि बेसिकली आपका कोई थीम मिक्स ना हो। दूसरा, वी हैव ऑलवेज फॉलोड एज अ टाटा म्यूचुअल फंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। दिस इज आवर फिलॉसफी। इसका मतलब क्या होता है कि आप ग्रोथ, देखिए बड़े सिंपल टर्म में, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट हैज़ टू सिंपल थिंग, आपको खरीदना है और फिर हायर प्राइस पे बेचना है। ठीक है? जब आप कोई स्टॉक 100 रुपये पे आज खरीदते हो, दैट इज़ द ओनली रियल थिंग।
एट व्हाट प्राइस यू आर बाइंग। उसके बाद एवरीथिंग इज योर अजम्पशन, ठीक है, आपने एनालिसिस किया कि ये 100, 150 होगा, 200 होगा एंड ऑल दैट। तो जब हम रिजनेबल प्राइस बोलते हैं तो अटेम्प्ट ये रहता है कि आप उस 100 रुपए के प्राइस पे गलत मत जाओ, ठीक है। यू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वैल्यूएशन। तो आप ग्रोथ को चेज करो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन। तो इस तरह के केस में ये भी होता है कि जब चैलेंजिंग टाइम आता है, टफ टाइम आता है, तो आपका पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है इन द वोलेटाइल जर्नी। तो दीज आर सम फैक्टर्स या। Okay, wonderful. All right. So now tell me this. Let's say कि there's an investor जिसने मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया है एंड उसको अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं, सो मतलब वो Right. खुश है कि उसको जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन था वही मिला है। इज इट स्टिल पॉसिबल कि शायद वो फंड उनके पोर्टफोलियो के लिए इज नॉट अ राइट फिट डिस्पाइट द गुड परफॉर्मेंस? ऐसा क्यों होता है? सो मे बी गिव अस एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर परस्पेक्टिव। क्या कभी आपने किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया है जो आपको लगता है कि अमेजिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी वो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होना चाहिए फॉर व्हाटसएवर रीजन? यू थिंक इट्स पॉसिबल? या इट इज़ पॉसिबल। इनफैक्ट कई बार सेक्टोरल फंड में इस तरह का केसेस हमने देखा है, ठीक है। तो क्या होता है कि सेक्टर, अब अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे सेक्टर्स के साइकिल होते हैं, ठीक है, डाउन साइकिल, अप साइकिल। तो कई बार क्या होता है कि जो सेक्टर्स होते हैं वो अप साइकिल में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, Yeah. ठीक है। तो कई बार, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई बार सेक्टर फंड में, जैसे मैं इस चीज़ का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि जो भी कैटेगरी की अर्निंग ग्रोथ रहेगी, लॉन्ग टर्म में आपको उसी तरह की रिटर्न मिलेगी, ठीक है। और अगर आपकी कंट्री 10 से 12% नॉमिनल ग्रोथ कर रही है, तो कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं हो सकती है, कोई भी पॉकेट, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं हो सकता है जो आपको लंबे पीरियड तक 20% प्लस की अर्निंग ग्रोथ दे, अगर कंट्री ही 10-12% पे ग्रो कर रही है। राइट। तो इन अ लॉन्ग टर्म आप देखोगे कि कोई भी कैटेगरी, कोई भी सेक्टर की जो अर्निंग रिटर्न पोटेंशियल है वो 15 से 20% टाइप की होती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी सेक्टर फंड में मैंने इन्वेस्ट किया, उस सेक्टर फंड ने 2 साल में ही पैसा डबल हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको मालूम है कि 50% अर्निंग CAGR सस्टेन करने वाली नहीं है, ठीक है। तो दोज आर द टाइम जहाँ पे आई सजेस्ट कि आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दैट कैन बी वन रीज़न। राइट। सेकेंड रीज़न कैन बी, मान लीजिए किसी ने मिड कैप में इन्वेस्ट किया, 10-15 साल से इन्वेस्ट किया, आपने बहुत अच्छा कॉर्पस बना लिया, बट अभी आपको मालूम है कि 2 साल बाद मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो जो लास्ट का 2-3 साल है, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी गुड रिटर्न, तो मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ पहुंच गया फॉर एग्जांपल, पर आपको लग रहा है कि 50 लाख की ज़रूरत मुझे पड़ सकती है इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, राइट। तो वो 50 लाख आपको मिड कैप से हटा लेना चाहिए एंड यू शुड पुट इन अ सेफर क्लास, क्योंकि कोई भी टाइम फ्रेम अगर 3 साल से कम हो तो मिड कैप इज़ नॉट द राइट प्रोडक्ट। नो, आई एग्री कि हर इन्वेस्टमेंट का एक लाइफ टाइम होना चाहिए, Right. राइट? सो व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग यू शुड नो कि आप उसको किस लिए यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे। एंड लाइक यू राइटली सेड, अगर 3 साल में पैसे की ज़रूरत है देन यू शुड नॉट बी सिटिंग इन अ मिड कैप फंड फॉर श्योर। भले ही उसने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, सो ग्रेट टाइम टू बुक योर प्रॉफिट एंड कम आउट। या राइट। Okay, so now, Satish ji, let's move on to your personal portfolio, your investment journey, and you are such a wonderful fund manager. तो obviously आपको equity का exposure बहुत सालों से होगा, and you've been managing this fund for so many years. तो आप हमें अपने investment journey के बारे में पहले बताइए कि आपने कब invest करना शुरू किया, कैसे किया, what was your first investment like, क्या क्या गलतियाँ करी in your journey of investing, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ग्रेजुएशन के बाद थोड़ी इन्वेस्टिंग हुई। उस समय Okay. तक इतना मालूम नहीं था कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या होता है, और लेकिन उस समय ये आइडिया था कि आपको सेविंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये समहाउ पेरेंट्स से बहुत शुरू से आया था। मे बी द मोड ऑफ सेविंग वॉज वेरी डिफरेंट। वो लोग करते थे फिक्स डिपॉजिट, PPF इस टाइप का, लेकिन ये दिमाग में था कि सेविंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू में सेविंग किया। उसके बाद जब तक पहला घर खरीदा तब तक सेविंग वाज ऑन ऑफ, क्योंकि आपके दिमाग में था एक घर तो अपना होना चाहिए। तो प्रॉब्ली आई थिंक फर्स्ट 10 ईयर्स प्रॉब्ली इस तरह से गए, लेकिन फ्रॉम लास्ट आई विल से 15 ईयर्स द जर्नी इज़ वेरी स्मूथ। बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री मेरा मैक्सिमम पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है,
इनफैक्ट हमारे सैलरी का स्किन इन द गेम की वजह से भी काफ़ी पैसा जाता है, ठीक है। तो पिछले 10-15 साल से आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड इनटू प्योर इक्विटी, अदर देन वन एग्रेसिव फंड आई मैनेज, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, तो उसमें भी सैलरी से कटता है। अदरवाइज ऑल द इन्वेस्टमेंट इज इन फंड्स, प्योर इक्विटी फंड्स, और या Okay. एंड इट हैज So बीन क्वाइट स्मूथ। can you tell us कौन से फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा? नहीं, तो जैसे मैंने बताया, मैं 3 फंड मैनेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाटा मिड कैप फंड, टाटा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एंड टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड। हम्म तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर साल हमें डिसीजन लेना होता है कि इस साल आप किस में इन्वेस्ट करोगे, तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ माई मनी इज इन माई फंड्स विच आई मैनेज। Okay. कई बार ऐसा Apart होता from है, these, या कई बार ऐसा होता है, No. इसके अलावा अगर नियर टर्म में आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, देन आई गो फॉर आर्बिट्राज एज वेल। जब आपके दिमाग में है कि आप इसको लमसम करके इन्वेस्ट करोगे ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स। okay. But इन 3 फंड्स के अलावा और कोई कैटेगरीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप व्हाट डज योर पोर्टफोलियो लुक लाइक? आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसमें Correct. कौन-कौन से कैटेगरीज रहते हैं? मुझे लगता है आज के समय जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी मिड एंड स्मॉल। ओके फ्लेक्सी लार्ज कैप ये सब बहुत मिनिमल होगा बिकॉज ऑफ द टाइम होराइजन, ओके ठीक है। आई बिलीव अगले 10 साल तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इसीलिए लार्ज फ्लेक्सी बहुत ही कम होगा। तो आई थिंक मैक्सिमम विल बी मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड देयर विल बी सम सेक्टर फंड्स ऑल्सो, बट दो सेक्टर फंड्स मैं थोड़ा चर्न करते रहता हूँ, जैसे मैंने साइकिल का बताया। बट जो कोर पोर्टफोलियो है विच इज़ अराउंड दीज मिड कैप, स्मॉल कैप, ये पिछले 10 साल से है, अगले 10 साल रहेगी। ओके सो डू यू नॉट हैव एनीथिंग इन डेट और गोल्ड और एनीथिंग? मतलब आप असेट एलोकेशन करते हैं या प्योर इक्विटी हाँ, इन्वेस्टमेंट? नहीं, तो मैं देखिए, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट में करता हूँ, ठीक है। जैसे एनपीएस में भी, न्यू पेंशन स्कीम में भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इट इज़ अ वेरी गुड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑल सैलरीड पीपल। इनफैक्ट आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जो सैलरीड हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। न्यू टैक्स रेजिम में भी आप सेविंग कर सकते हो। तो एनपीएस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद जो गोल्ड के बॉन्ड्स आए थे आज से 4-5 साल पहले, ठीक है, उस समय मैंने इन्वेस्ट किया था, बट नॉट इन दीज रैली। तो ये सब प्राइस, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरे पुराने इन्वेस्टमेंट पे पैसा बना है, बट आई एम नॉट इन्वेस्टिंग फ्रेश इन गोल्ड और सिल्वर एट दीज प्राइसेस। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इक्विटी। ओके एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट दैट यू रिमेंबर? आपके इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको लगा हो कि गलत किया या कोई गलती हो गई इन्वेस्टमेंट को लेके जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, या फिर कुड यू रिवर्स समथिंग इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी? नहीं, तो यस यू आर राइट। तो एज आई सेड कि जब ग्रेजुएशन के बाद जब शुरू में किया था, ठीक है, तो उस समय ऐसा था जो टिपिकल माइंडसेट होती है, जो आज के समय भी हम लोग चैलेंज देखते हैं। जब मार्केट गिरने लग जाती है तो तुरंत अचानक से डर आने लग जाता है, पैनिक आने लग जाता है। तो आई रिमेंबर 2007-8 में कुछ SIPs मैंने बंद किए थे। अच्छा, ओके बट दैट वाज टू अर्ली, मतलब वो आप जस्ट ग्रेजुएट हुए थे, और तो दैट्स वाई आई अंडरस्टैंड जो सारी ये प्रॉब्लम्स आते हैं जो लोग बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई बिलीव, सी वन स्टेटमेंट आई से इन ऑल माई इंटरव्यूज, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। वी आर ब्लेस्ड टू बॉर्न एट अ टाइम जब कंट्री खुद आपको 10-12% का नॉमिनल ग्रोथ दे रही है। ट्रू, ठीक है, तो 10% तो आपको कंट्री दे रही है। आप किसी भी फंड में लगा दोगे इक्विटी में, आपको 10% प्लस मिलेगा। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मैनेज आवर बिहेवियर, ठीक है। आपका कब कमिटमेंट है, उसके हिसाब से आपको फंड सेलेक्ट करना है, आपको कितना टाइम होराइजन है, ठीक है। बेसिकली आपको बिहेवियर सब मैनेज करना है। मुझे लगता है कि यंग में शायद वो डर मुझे भी था, बट दैट वाज टू, आई थिंक 2008 में ऐसा किया था, जो मुझे बाद में लगता है कि दैट वाज नॉट नीडेड। और वो भी तब जब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। मतलब इफ़ इट इज़ अ केस कि यू रिक्वायर कैश, देन इट इज़ फाइन, तब तो यू हैव नो ऑप्शन। बट you are scared and that's why you are pulling the money, that should not happen. Okay, cool. Last question before we move on to the last segment, which is a rapid fire segment. तो
टेल अस कि ऐसे कौन से 3 रूल्स हैं जो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा फॉलो करते हैं एंड यू ट्रूली बिलीव कि ये 3 रूल्स अगर कोई भी इन्वेस्टर फॉलो करेगा तो वेल्थ क्रिएशन उनका होगा ही होगा. सो व्हाट आर दोस 3 रूल्स दैट यू फॉलो फॉर योरसेल्फ? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डाइवर्सिफिकेशन. दैट इज़ Okay. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इतने मूविंग पार्ट हैं, ठीक है. यू कैन नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन ऑल दिस. तो डाइवर्सिफिकेशन इज वन विच रियली प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल दिस. सेकेंड, Okay. इफ एनीवन इज कमिंग इन अ कैटेगरी लाइक इक्विटी, आपके हाथ में सिर्फ टाइम है. Mhm. टाइम होराइजन इज ओनली इन योर कंट्रोल, कि आप पैसा 3 साल बाद निकालो, 5 साल बाद, या 7 साल बाद, Hmm. ठीक है. तो आपका जैसा टाइम होराइजन है, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, और उसी हिसाब से आप फंड सेलेक्ट करो. रिटर्न के हिसाब से फंड सेलेक्ट मत करो, आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से फंड सेलेक्ट करो. और थर्ड, Okay. ये जो पास्ट परफॉर्मेंस देख के होता है कि ये पिछले साल का बेस्ट कैटेगरी है, पिछले साल का बेस्ट फंड रिटर्न है, उससे बचना चाहिए. मुझे लगता है प्रॉब्ली दीज आर द 2-3 फैक्टर्स. ओके, कूल, थैंक यू सतीश जी. अब जल्दी से लास्ट सेगमेंट पे जाते हैं. इसमें मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी. 1 वर्ड 1 लाइन आंसर्स बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक. क्विक आंसर्स, ओके? ठीक है. Do you think mid caps are really just small caps that got lucky? Is it a myth or a reality? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है. बेचारों ने बहुत मेहनत किया है टू कम फ्रॉम द साइज ऑफ 2-3,000 करोड़ टू 30,000 करोड़. Okay. इट्स अ मिथ. Uh, okay. Mid caps सिर्फ aggressive investors के लिए है. True? Not true. Do you agree? Do you not agree? नो, आई डिसअग्री. मुझे लगता है कि द स्टेटमेंट शुड बी मिड कैप इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. Okay. Okay. Mid caps too risky for long term investors? I don't नॉट think. एट I ऑल, think I नॉट know the एट ऑल. answer. या All right. Timing matters more than discipline in mid cap investing. Do you think it's true? no one can time the market. Only your discipline and the time you spend in the market, that matters, not the timing. Okay, okay. One reason investors should be cautious about mid cap funds. Yeah, so one thing is very clear, everyone should be aware कि अगर कोई कैटेगरी आपको रिटर्न बेटर दे रही है, तो रिस्क एंड रिटर्न कम्स टुगेदर. तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रिस्क भी होंगे, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. कि और उस रिस्क को, जैसे मैंने बताया, कि सिर्फ टाइम होराइजन ही आपके हाथ में है टू मिटिगेट दैट रिस्क, एंड ऑल्सो नॉट टू फॉलो द बेस्ट परफॉर्मिंग टाइप ऑफ फंड कैटेगरी. Okay. Long term investors के लिए mid cap या small cap, which one is better? I prefer mid cap. I am biased for mid cap. I manage mid cap funds. Okay. All right. Biggest mistake mid cap investors make. So I think probably the same mistake which I told about myself, कि थोड़ा सा भी मार्केट अगर डाउन जाता है, तो एक्चुअली जिस समय आपको पैसा लगाना चाहिए, उस समय आप क्लोज कर देते हो इन्वेस्टमेंट. Complete the sentence. Mid cap investing rewards investors who fill it up. Who stay invested for long time. Okay. Most overrated metric in mid cap investing. मोस्ट ओवररेटेड मैट्रिक, मुझे लगता है कि रिटर्न 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 पे जो बहुत ज़्यादा बात होती है, ठीक है. एंड मेनी टाइम्स आई हैव नोटिस्ड कि जो 40-50% वाला जो फेज रहता है, जिसको हाईलाइट किया जाता है, Right. they are not correct, they are not true. Expectation should be realistic. Bull market या bear market, which one offers better opportunities for mid caps? See, पैसा तो बनता है बुल मार्केट में, बट द पॉइंट इज इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, आप पूरे समय पैसा नहीं बनाते हो. देयर इज़ अ टाइम जब आप AUM बनाते हो, और फिर देयर इज़ अ टाइम जब आप उस पर पैसा रिटर्न बनाते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, Right. अगर मान लीजिए मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो पर्सनली आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मेरे, जब मैं पैसा लगा रहा हूँ उस समय बियर मार्केट रहे, तो आई विल हैव अ बेटर प्राइस. एंड जब मुझे पैसा निकालना है, तो आई थिंक इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, एंड दैट इज़ वाई टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, okay. Yeah. Cool. I think that was about it. Thank you, Satish ji, and it was a wonderful conversation. I think हमने बहुत कुछ discuss कर लिया mid caps के around, and today I wanted to really get into details about mid caps की कैसे करना चाहिए. So thank you so much for Thank you. all the wonderful answers that you've given.
एंड यू नो आई एम श्योर हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो मिड कैप्स के से डरते थे, शायद उनका थोड़ा डर कम हुआ होगा आफ्टर लिसनिंग टू यू. So thank you so much Thank again you. for Thank all you your so much. wonderful answers. Thanks, Namrata. Thank you. Thank you, sir. Yeah. वाह, कितना अच्छा कॉन्वर्जेशन था मिस्टर सतीश के साथ. आई एम श्योर आप सबको मिड कैप्स के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए मैं आपके लिए क्विकली समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर सतीश से ये पूछा कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो मिड कैप्स जो मिड कैप्स में रिप्रेजेंटेड हैं. तो मिस्टर सतीश सेज कि अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो उसमें ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी ग्रो हो चुके हैं, जो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं. मिड कैप्स में थोड़े स्मॉलर सेक्टर्स होते हैं जो एट अ ग्लोबल स्केल दे आर रिलेटिवली स्मॉल एट दिस पॉइंट. तो ही सेज कि ये जो सेक्टर्स हैं जो मिड कैप्स में रिप्रेजेंटेड हैं उनको गवर्नमेंट से भी काफी सपोर्ट मिलता है फॉर कैपेक्स. तो ही सेज इंडस्ट्रीज लाइक जेनसेट्स, बॉयलर्स या फिर बेरिंग्स एक्सेट्रा, ये सब मिड कैप्स में रिप्रेजेंटेड हैं. फिर हमने मिस्टर सतीश से ये डिस्कस किया कि 2026 में मिड कैप्स एक बबल है, एक बूम है या एक अपॉर्चुनिटी है. सो मिस्टर सतीश सेज कि लेट्स लुक एट ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो, या ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो मिड कैप्स में रिप्रेजेंटेड है. फॉर एग्जांपल PLI हो गया, China Plus One हो गया, फाइनेंशियलाइजेशन हो गया. ये जो सब है इसमें आपको मैक्रोज की वजह से भी ग्रोथ दिखेगी और इनमें जो है आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा. तो ही सेज कि लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में जो है इनमें जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है टू बी मच बेटर, एंड विच इज व्हाई ही सेज कि अभी जो है मिड कैप एक अपॉर्चुनिटी ही है अगर आपका टाइम होराइजन काफी लॉन्ग टर्म है. फिर हमने मिस्टर सतीश से पूछा कि मिड कैप्स को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है. मिस्टर सतीश सेज कि जो एक बहुत बड़ा मिथ है वो ये है कि मिड कैप कंपनीज काफी छोटी होती हैं, विच इज नॉट ट्रू. क्योंकि अगर हम इंडिया में मिड कैप कंपनीज का साइज देखें तो दे स्टार्ट विद 35,000 crores in terms of size and they go up to 1 lakh crores in terms of size. तो ये छोटी कंपनीज नहीं हैं, ये ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत काम करके जो यहाँ तक पहुंची हैं, they are as big as large caps. तो ही सेज कि जो ये मिथ है हमारे दिमाग में कि मिड कैप्स जो हैं छोटी कंपनीज होती हैं, इट इज नॉट ट्रू. ही ऑल्सो सेज कि जब हम मिड कैप्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स मिड और स्मॉल कैप्स वॉलेटाइल होते हैं बिकॉज एज इंडिया वी आर नॉट इम्यून टू ग्लोबल वॉलेटिलिटी. तो ही सेज कि अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है तो मिड और स्मॉल कैप्स में ऑब्वियसली जो है आप पहले करेक्शन देखेंगे, एंड विच इज व्हाई ही सेज कि इस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए टू टेक केयर ऑफ दिस वॉलेटिलिटी. फिर हमने मिस्टर सतीश से ये डिस्कस किया कि वो ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो मिड कैप फंड से डरते हैं. सो ही सेज कि काफी इन्वेस्टर्स मिड कैप फंड से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये छोटी कंपनीज होती हैं मिड कैप स्पेस में, विच इज नॉट ट्रू. मिड कैप स्पेस में भी जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़ी होती हैं. मिड कैप स्टॉक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें सो विच इज कंपनीज जिनका रैंक है फ्रॉम 101 to 250 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप. तो ये बड़ी कंपनीज हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी. ही ऑल्सो सेज कि मिड कैप कंपनीज जो हैं आज के टाइम में उतनी भी ज्यादा रिस्की नहीं है जो जितनी वो पहले हुआ करती थी. कि पहले उनका साइज छोटा होता था, बट नाउ सिंस ये मिड कैप कंपनीज भी काफी बड़ी हैं तो ये उतनी ज्यादा रिस्की भी नहीं है. ही ऑल्सो सेज कि जो ग्रोथ है मिड कैप कंपनीज में दैट इज हायर देन द नॉमिनल ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री. तो ही सेज कि आइडियली स्पीकिंग अगर आपने मिड कैप फंड्स में SIPs किया हुआ है तो उसको रोकना नहीं चाहिए. इवन व्हेन देयर इज अ मार्केट क्रैश यू शुड कंटिन्यू योर SIP. और अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल तक है या उससे ज्यादा का है तब मिड कैप्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर सतीश से डिस्कस किया कि आज के टाइम में जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं. लॉट ऑफ देम हैव दिस एस्पिरेशन कि वो 45 की एज तक रिटायर होना चाहेंगे, तो वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं. तो मिस्टर सतीश सेज कि सबसे पहले तो एज एन इन्वेस्टर आप ये डिसाइड करिए कि आपको कब रिटायर होना है. दैट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि आपको 45 की एज में रिटायर होना है, सो विच मीन्स कि आपको जो है काफी थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा टू बिल्ड योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. सो ही सेज कि कम से कम 25 की एज में आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए. नाउ ही सेज कि ऑफ कोर्स आपका जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, लेकिन ज्यादा फोकस पोर्टफोलियो का इक्विटीज की तरफ होना चाहिए. ही आल्सो सेज कि रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन भी आपका रियलिस्टिक होना चाहिए. डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स. एंड ऑफ कोर्स ही सेज कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलता है. सो ही सेज कि इनिशियल फ्यू ईयर्स में आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लाइक ही सेड कि अगर आपने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 15 साल तक जितने आपको रिटर्न्स मिलेंगे या जितना आपका पोर्टफोलियो बनेगा उतना ही आपका अगले लास्ट के 5 साल में बनेगा. सो विच इज व्हाई टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देन ही ऑल्सो सेज कि डाइवर्सिफिकेशन तो अगर आपने किया ही है विच इज ग्रेट, लेकिन सिर्फ SIP करने से शायद आप वो पोर्टफोलियो नंबर ना पहुंच पाए.
और इसलिए थोड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो, अगर आपको जल्दी रिटायर होना है और आपका इक्विटी रिच इक्विटी पोर्टफोलियो है, तो यू कुड लुक एट मिड कैप फंड्स, यू कुड लुक एट मल्टी कैप फंड्स, यू कुड ऑल्सो लुक एट थीमेटिक फंड्स। लेकिन थीमेटिक फंड्स थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, तो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इट। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो वो डेफिनेटली इक्विटी हैवी होना चाहिए फॉर यू टू रिटायर अर्ली। फिर हमने मिस्टर सतीश से उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में डिस्कस किया एंड ही सेड कि वो पिछले करीब 25 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पहले 10 साल थे उसमें उन्होंने ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया। उनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है सेफर इन्वेस्टमेंट्स में जाता था, विच इज़ एज पर द अंडरस्टैंडिंग ही हैड एट दैट पॉइंट। पिछले 10 से 15 साल से वो जो है ज़्यादा फोकस इक्विटीज़ में कर रहे हैं। Now, in terms of his portfolio, क्योंकि he's a fund manager, तो skin in the game is as per the SEBI norm, तो उनका थोड़ा इन्वेस्टमेंट उनके खुद के फंड्स में जाता है, विच इज़ द टाटा मिड कैप फंड, टाटा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड एंड द टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड। उसके अलावा वो अपना पैसा मिड और स्मॉल कैप्स में भी डालते हैं, बिकॉज उनका टाइम इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी लॉन्ग टर्म है। ही डजंट पुट अ लॉट ऑफ मनी इन लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स, बट ही सेज कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए उनका पैसा थोड़ा एनपीएस में भी जाता है और थोड़ा गोल्ड बॉन्ड्स में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ही ऑल्सो इन्वेस्ट सम मनी इन आर्बिट्राज फंड, क्योंकि जो पैसा उनको तब चाहिए होता है टू मेक यूज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी, तो वो पैसा वो आर्बिट्राज फंड्स में डाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लम्प सम। फिर हमने मिस्टर सतीश से पूछा कि ऐसे कौन से वो 3 रूल्स हैं जो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में फॉलो करते हैं, जो दैट ही वुड लाइक टू टेल अस अबाउट। एंड ही सेज कि सबसे पहले तो ही फॉलोज डाइवर्सिफिकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। देन ही ऑल्सो सेज कि टाइम होराइजन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एंड ही सेज कि जब आप इक्विटी फंड्स को पिक करते हैं, तो इन दोनों बेसिस पे आप पिक करिए कि आपको आपका टाइम होराइजन कितना है, आपको कितना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन पास्ट रिटर्न्स, क्योंकि ही सेज कि जो पास्ट रिटर्न्स होते हैं वो फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देते हैं। सो पिक फंड्स बेस्ड ऑन मल्टीपल अदर फैक्टर्स। इसके बाद हमने मिस्टर सतीश से थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस भी पूछे। प्लीज डू वॉच इट टिल द एंड टू सी व्हाट आंसर्स ही गेव। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई डू होप यू हैड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. See you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.